सुर्खियों में। नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज लिए गए फैसलों पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। शिशिर जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिडबी से जुड़े फैसले से। सिडबी यानी जिसको हम कहें कि लघु उद्योग विकास बैंक। सिडबी जो भारत में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज यानी कि एमएसएमईज को बढ़ावा देने, उन्हें फाइनेंस करने और विकसित करने के लिए एक प्रमुख संस्था है। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये जो आज जो 5,000 करोड़ रुपए की जो इक्विटी उसको दी गई है, आप उसे कितना महत्वपूर्ण मांगते हैं? देखिए, इसके दो पहलू होते हैं कि जब आपका पूंजी विस्तार होता है तो आपको बाजार से पूंजी जुटाने में मदद मिलती है। अब जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका पूंजी आधार 100 करोड़ रुपए का है तो आप अगर बाजार से पूंजी जुटाने जाते हैं तो एक तय सीमा तक आप पूंजी जुटा लेती हैं। मान लीजिए 300 करोड़ है, 400 करोड़ है, 500 करोड़ है। लेकिन जब आपका मान लीजिए कि 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आ जाता है और ये जो 5,000 करोड़ रुपए है वो 3 चरणों में, पहले चरण में जो कि मौजूदा साल है 2025-26 उसमें 3,000 करोड़ रुपए हैं और जो बाकी के वर्ष हैं तो उसमें 1,000 करोड़ रुपए। तो ये जो आएगा तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सिडबी के लिए पूंजी जुटाने में, बाजार से पूंजी जुटाना हो, चाहे वो कर्ज के माध्यम के तौर पे हो, चाहे वो इक्विटी के माध्यम के तौर पे हो, वो संभव हो पाएगा। जब आपके पास ज्यादा पूंजी आएगी तो यानी कि आप ज्यादा सहायता दे सकते हैं। और इस समय में ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर बड़े कंपनी का, बड़े उद्योग का कारोबार प्रभावित होता है तो उसका असर आपको इनके ऊपर भी देखने को मिलता है। तो इनको एक तरीके से मदद करने की जरूरत है, इनको और ज्यादा वित्त देने की जरूरत है। दूसरा पहलू ये भी है कि इस समय जब भारत नए समझौते कर रहा है तो उससे बाजार में पांव फैलाने का आपके लिए एक मौका बन रहा है। अब उस मौके का आप किस तरीके से इस्तेमाल करती हैं, उसके लिए इन औद्योगिक इकाइयों को मदद देने की जरूरत है। और इस पूंजी बढ़ाने के पीछे ये सारे तथ्य हैं जो काम कर रहे हैं। एक आंकड़ा तो आपने हमें दिया कि जो 5,000 करोड़ की जो इक्विटी है ये 3 चरणों में दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एमएसएमईज की कुछ आप हमसे और आंकड़े बांट सकते हैं कि कुल संख्या अगर हम बात करें कि एमएसएमईज कितनी संख्या में उनको फायदा होगा। और इससे भी बड़ी बात की जो हम एक जॉब क्रिएशन की बात करते हैं, रोजगार सृजन की बात करते हैं, तो वो किस तरह से बढ़ावा मिलेगा इस कदम से? देखिए, जो सरकार के आंकड़े हैं उसके मुताबिक 30 सितंबर 2025 तक के आंकड़े बताते हैं कि 6.9 करोड़ जो हमारे औद्योगिक इकाइयां हैं जो सूक्ष्म, मध्यम और लघु में आती हैं, उसमें 30 करोड़ से भी ज्यादा रोजगार के मौके बने हैं। अब ये जो पूंजी विस्तार हो जाएगा, इससे लगभग 26 करोड़ 25.74 लाख ऐसे होंगे जिनके पास इससे पूंजी देने का रास्ता खुल जाएगा, मदद देने का रास्ता खुल जाएगा और वहां पर लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा रोजगार के नए मौके बन सकते हैं। तो ये आंकड़े महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि जो हमारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है वो देश में लगभग 48%, 40 से 48% का योगदान निर्यात सकल घरेलू उत्पाद में करता है। रोजगार के मामले में भी काफी बड़ी संख्या उसमें जुड़े हुए हैं। तो अब यदि ये संख्या और बढ़ती है, रोजगार के नए मौके बनते हैं और जैसा मैंने आपसे पहले प्रश्न के जवाब में कहा था कि जो नए व्यापारिक संभावनाएं बन रही हैं उनके दोहन करने के लिए इनको अतिरिक्त पूंजी की जरूरत है। तो वो इनका दोहन कर पाएंगे और दोहन करने से फायदा ये होगा कि आप रोजगार की संख्या जो बताई जा रही है लगभग 1.12 करोड़, वो मुहैया कराना आपके लिए संभव हो पाएगा। आपने जो भी एक बात कही कि जो एमएसएमईज हैं वो हमारे देश के निर्यात में लगभग 40% का उनका योगदान है, मैं उसी बात पर आ रही थी। तो जब हम ये देखते हैं कि लगभग 40% से भी ज्यादा हिस्सा जो हमारे देश के निर्यात में है वो एमएसएमई सेक्टर का है, तो सिडबी के बारे में आज के फैसले के बाद सरकार का जो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड एजेंडा है, उसे गति देने में कैसे ये जो आज का कदम है मदद करेगा ताकि भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हम और निर्यात का केंद्र बना सके और हमारी जो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस है वो और बेहतर हो सके? यहाँ पर इस चीज को आप समझिए कि जब कभी भी हम कहते हैं कि 40%, 45% योगदान है, तो एक तो आपका होता है कि प्रत्यक्ष योगदान आप करते हैं और दूसरी तरफ जो बड़े उद्योग हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनको जो अब आप मदद करते हैं वो आपका एक अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी होती है। वो भी अगर आप जोड़ लें तो ये संख्या और आगे बढ़ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, जैसे हम यहाँ पे दिल्ली से बगल में एक जगह है मानेसर। हाँ, बिल्कुल। मानेसर में एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री के इर्द गिर्द में कम से कम सैकड़ों की तादाद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग इकाइयां हैं।
अब बड़ी कंपनी जो निर्यात कर रही है, उस निर्यात करने के लिए जो उसने वाहन बनाया, उसके लिए कल पुर्जे बनाने की जिम्मेदारी इन छोटी कंपनियों के पास है। तो ये अप्रत्यक्ष तौर पर उनकी मदद कर रहे हैं निर्यात बढ़ाने में। तो जब हम लोग कहते हैं कि हमें निर्यात बढ़ाना है, तो वहां पर उसमें आप किस तरीके से अतिरिक्त क्षमता विकसित कर सकते हैं, वहां पर ये औद्योगिक इकाइयां उनकी मदद करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब इन छोटे औद्योगिक इकाइयों को संगठित व्यवस्था से सस्ती दर पर पूंजी मिलती है, तो उनके लिए लागत में कमी करना संभव हो पाता है। तो जिस किसी को भी वो आपूर्ति कर रहे हैं, वो कम कीमत पर कम कर पाएंगे, जिससे कि आपकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो आपकी बढ़ेगी। तीसरी बात जो है कि लॉजिस्टिक का बात है। देखिए, लॉजिस्टिक में एक सीधा इनका बहुत बड़ा रोल नहीं होता, क्योंकि लॉजिस्टिक में कई और फैक्टर्स काम करते हैं, कई और तथ्य काम करते हैं। और अपने श्रोताओं के लिए समझना जरूरी है कि लॉजिस्टिक का मतलब होता क्या है। लॉजिस्टिक कॉस्ट में हम कहते हैं कि जो कच्चा माल है वो फैक्ट्री तक पहुंचाना, फैक्ट्री से तैयार माल बाजार तक पहुंचाना। ये सीधी सी बात है। उस पहुंचाने की जो लागत होती है, वो लागत कितनी होगी, और वो लागत कम अगर हो सकती है, तो उसमें इन औद्योगिक इकाइयों का सीधे कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं हो सकती है। लेकिन वहां पर एक मौका बनता है कि आप लॉजिस्टिक प्रोवाइड करें, छोटे छोटे डिस्टेंसेस कवर करने हैं, वहां पर आपके लिए ट्रक चाहिए, वहां पे आपको व्हीकल चाहिए, उसके लिए आपके लिए फाइनेंसिंग किस तरीके से उपलब्ध हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है, आप इसको एक समग्र दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष। और ये जो सारी लॉजिस्टिक्स की आपने बात की, ये जो सारी सहायता है, वित्तीय सहायता, ये सिडबी के द्वारा दी जाती है। सिडबी आपको लॉजिस्टिक ही केवल नहीं देता है, सिडबी आपको लोन देता है या रिफाइनेंस करने के काम में मेन रूप से सिडबी का काम जो है वो आपका रिफाइनेंस का है। यानी कि बैंक अगर आपको लोन दे रहा है, तो बैंक को उसके बदले में आपने मुहैया कराना है। तो जो हम लोग रीफाइनेंस की बात करते हैं, वो तो आपको एक ओवरऑल प्रोडक्शन सिस्टम के लिए दिया जाता है। उसमें ये बात नहीं कि आपको इस काम के लिए ही दिया जाएगा। अब ये है कि आप काम क्या कर रहे हो। जैसे हमने कहा कि आपने एक छोटा सा वाहन लेना है। अब वाहन के लिए आपके पास एक तरफ NBFC भी है और एक तरफ आपके पास बैंक भी है। आपने वहां से लोन लिया और आपने उसकी फाइनेंसिंग करवा ली। अब वो फाइनेंसिंग की लागत क्या होगी? अगर वो फाइनेंसिंग की लागत होगी, तो आप जो सामान पहुंचा रहे हैं उसके लिए भी आप कम रख सकते हैं। बिल्कुल। तो वो लॉजिस्टिक कॉस्ट में उसमें चेंज आएगा। शिशिर, अब बात करते हैं कैबिनेट द्वारा आज घोषित किए गए दूसरे कदम की, यानी कि अटल पेंशन योजना के बारे में, जो आज फैसला लिया गया है कि इसे वित्तीय वर्ष 2030-31 तक इसको जारी रखा जाएगा। तो इस फैसले से कौन सा सेक्टर प्रभावित होगा और कैसे? देखिए, जब अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू की गई थी, तो इसका मकसद मूल रूप से असंगठित क्षेत्र के लिए एक पेंशन की सुविधा मुहैया करानी थी। देखिए, ये एक हकीकत है कि हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा की जो व्यवस्था है, चाहे वो संगठित क्षेत्र में जो निजी क्षेत्र के कामगार हैं उनके लिए भी दिक्कत होती है, और असंगठित क्षेत्र में तो और भी ज्यादा है। तो अब एक ऐसी व्यवस्था हम क्यों ना अपनाएं जिससे कि उनको हम मदद दे सके और उनको रियायती दर पर हम मदद दे सके। हम एक न्यूनतम राशि, हम ये नहीं करें कि बहुत बड़ी पेंशन राशि आपको मिले, एक न्यूनतम राशि आपके लिए उपलब्ध कराई जा सके। तो अटल पेंशन योजना उसी दिशा में उठाया गया कदम है। अभी तक की जो स्थिति है, जो आंकड़े जो सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक लगभग 8.66 करोड़ सब्सक्राइबर इसके हो चुके हैं। तो अगर आप 2015 से 2026 के बीच में देखें, लगभग 10 वर्ष में 8.66 करोड़ कम नहीं होते हैं। और ये आपको ध्यान में रखना है कि हमारे देश में लगभग 50 करोड़ की श्रम शक्ति मानी जाती है। उसमें से 22% लगभग 10 से 11 करोड़ लेकर के चले, वो ऐसे हैं जिनको नियमित तनख्वाह मिलती है, जिनके लिए सामाजिक सुरक्षा थोड़ा आसान है। लेकिन एक बड़ी संख्या वो है जिनके लिए सामाजिक सुरक्षा नहीं है। दूसरा ये है कि इस सामाजिक सुरक्षा में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, कि आप इसमें एक निश्चित रकम देते हैं 18 वर्ष की उम्र से लेकर के आप आगे की उम्र तक, और फिर आपको जब आप 60 वर्ष के हो जाते हैं तो आपको एक पेंशन मिलता है। तो ये एक स्वैच्छिक व्यवस्था में सरकार की ओर से मदद होती है कि आपको हम अतिरिक्त थोड़ा सा जो अंतर है वो हम अंतर की भरपाई कर दें, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी भावना रखे कि सामाजिक सुरक्षा आपको विकसित करनी है। इस बात पर आएंगे भी, पर इससे पहले की चर्चा आगे बढ़ाएं, चलिए एक ये रिपोर्ट सुनते हैं जो कि अटल पेंशन योजना के बारे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने
तथा इसके प्रचार, विकासात्मक गतिविधियों और अंतर्निधि यानी गैप फंडिंग के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाने की स्वीकृति दी है। इस निर्णय का उद्देश्य योजना की दीर्घकालिक स्थिरता को मजबूत करना और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व निम्न आय वर्गों के लोगों के बीच इसकी पहुंच को और व्यापक बनाना है। स्वीकृत ढांचे के अंतर्गत सरकार जागरूकता, क्षमता निर्माण और अन्य प्रचार गतिविधियों के माध्यम से कवरेज बढ़ाने के लिए निरंतर सहयोग प्रदान करेगी तथा योजना की स्थिरता बनाए रखने हेतु आवश्यक धनराशि का प्रावधान भी करेगी। अटल पेंशन योजना एक सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र और कम आय वाले लोगों को वृद्धावस्था में नियमित आय की सुरक्षा देना है। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। इस योजना के तहत व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन में हर महीने छोटी राशि जमा करता है और 60 वर्ष की उम्र के बाद उसे हर महीने 1,000 रूपए से 5,000 रूपए तक की गारंटेड पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि व्यक्ति द्वारा किए गए अंशदान पर निर्भर करती है। ये योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे मजदूर, छोटे दुकानदार, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार आदि के लिए बनाई गई है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है जिसके पास बैंक खाता और आधार नंबर हो। अंशदान मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक रूप से बैंक खाते से ऑटो डेबिट के जरिए किया जाता है। अटल पेंशन योजना लोगों को वृद्धावस्था में तय और सुरक्षित आय देती है जिससे वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। ये योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है और गरीब व मध्यम वर्ग के लिए एक भरोसेमंद पेंशन विकल्प उपलब्ध कराती है। 19 जनवरी 2026 तक इस योजना से 8 करोड़ 66 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। अटल पेंशन योजना देश की सबसे सफल सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक बन चुकी है। सरकार के अनुसार इस योजना से लाखों लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है और ये भारत को एक पेंशन आधारित समाज की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभा रही है। अटल पेंशन योजना सतत सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उत्पल की रिपोर्ट के साथ मैं वैष्णवी। शीर्षक इस चर्चा को आगे जारी रखते हैं। इस योजना को जारी रखने की आवश्यकता महसूस क्यों हुई और साथ ही साथ एक और इसका पहलू है जो आज एक फैसला लिया गया कि स्कीम को बढ़ाने के साथ साथ कैबिनेट ने प्रमोशनल और डेवलपमेंटल गतिविधियों और गैप फंडिंग के लिए भी फंडिंग को जो सहायता है वो बढ़ाई है। तो इस कदम का क्या महत्व है? देखिए, हमारा एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का, और हमारे लिए विकास अगर महत्वपूर्ण है तो हमारे लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या हम समावेशी विकास करते हैं कि नहीं करते हैं। और समावेशी विकास के साथ साथ आपको सामाजिक विकास की भी अवधारणा लानी, यानी कि सोशल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट है। अब अगर हम तीनों का संयोग देखें तो उसमें जो समाज का वो तबका जिसके पास सामाजिक सुरक्षा की उस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई है वो हमें देनी है। तो ये व्यवस्था खत्म हो रही थी तो आगे के लिए बढ़ाया गया। तो उस बढ़ाने का मकसद यही है कि जब विकास हो उस विकास में आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति है उसको भी सामाजिक सुरक्षा की वही व्यवस्था मिले जो अब तक पहले लोगों को मिलती आ रही है। ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से इसको 2030-31 तक। दूसरी बात जो पैसे की बात है, जो कि जैसे एक प्रमोशनल एक्टिविटी है, हम कहते हैं ना कि आप एक योजना बनाते हैं लेकिन योजना की जानकारी अगर लोगों को नहीं हो, उनको पता ही नहीं हो कि ये योजना कैसे काम करती है या इसमें मुझे क्या करना है, तब तक वो योजना में आएंगे नहीं ना। बिल्कुल। तो प्रमोशनल एक्टिविटी तो आपको कंटिन्यू करना है। और दूसरा जो आप मदद करते हो, आप जो सहायता देते हो, क्योंकि आप प्रमोशनल एक्टिविटी से विज्ञापन के जरिए, प्रचार के जरिए आप लोगों को ले तो आए, लेकिन अगर कोई कमी है तो उस कमी का भी तो आपको इंतजाम करना है। तो ये जो दो तथ्य हैं आज के कैबिनेट के फैसले में, उसी दिशा में उठाया गया कदम। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अटल पेंशन योजना जैसी जो स्कीम्स हैं वो हमारी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए कितनी जरूरी है और ये 2047 तक जो एक विकसित भारत का जो लक्ष्य है इस सरकार का, उसमें कैसे योगदान दे रही हैं? हमारे लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि हम
सिल्वर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। सिल्वर इकोनॉमी का मतलब होता है कि आप 60 वर्ष से ज्यादा उम्र में आप बढ़ रहे हैं। हालांकि उनके अगर श्रम की बात करें तो आप युवाओं के श्रम के मुकाबले में उनमें श्रम करने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन उनके पास जो एक बौद्धिक जो कहे कि श्रम होता है वो ज्यादा बेहतर करने की स्थिति में है। उस समय में हमें उन्हें ज्यादा मदद देने की जरूरत है, और वो मदद जो है वो आप इस तरह की योजनाओं के जरिए देते हैं। शिशिर, आप स्टूडियो में आए, हमारे साथ ये महत्वपूर्ण चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चर्चा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज लिए गए फैसलों पर। ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में